हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीरीज़ एक्सप्लेन्ड। यहाँ आपको नेटफ्लिक्स की मोस्ट ऑफ द सीरीज़ के एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए। तो हम बात कर रहे थे अमेरिकन पॉलिश फैंटेसी सीरीज़ द विचर के बारे में एंड आई होप आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स देख लिए होंगे। अगर नहीं तो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं सो दैट आप कहानी को आगे कंटिन्यू कर सकें। वेल, विद नो फर्दर अडू, लेट्स मूव टू द एपिसोड 3 विच इज बिट्रेयर मून। तो एपिसोड शुरू होता है सन 1243 में गेरल्ट की टाइमलाइन से, जहां हम टेमेरिया नाम की एक जगह को देखते हैं। यहाँ अगर आपने इसकी सेकंड वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि गेरल्ट की टाइमलाइन 1240 की है, पर यहाँ पे सन 1243 है, यानी पिछले एपिसोड के मुकाबले यहाँ 3 साल गुजर गए हैं। वेल, हम इस जगह एक लड़की को देखते हैं जिस पर किसी मॉन्स्टर ने हमला किया था। ये लड़का बताता है कि इस पर जिस मॉन्स्टर ने अटैक किया है वो वेयरवुल्फ की तरह दिखता है और उस मॉन्स्टर ने उसके बाकी साथियों को भी मार दिया था। वेल, यहाँ उस लड़के के पास एक रीमस नाम का विचर खड़ा था जिसके गले में हम एक लॉकेट देख पाते हैं। वो लॉकेट ये सिंबलाइज करता है कि उस विचर की ट्रेनिंग किस स्कूल से हुई है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि विचर की ट्रेनिंग्स के लिए काफ़ी स्कूल्स होते हैं और उनके गले में लॉकेट से पता चलता है कि वो किस स्कूल से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। खैर, रीमस के लॉकेट में एक वुल्फ का सिंबल बना था जिससे पता चलता है कि गेरल्ट और रीमस ने एक ही स्कूल से ट्रेनिंग ली है। वेल, यहाँ मौजूद एक इंसान रीमस को 3000 ऑरेंस ऑफर करता है सो दैट वो उस मॉन्स्टर को मार सके। अब यहाँ ऑरेंस टेमेरिया की करेंसी हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि टेमेरिया में रहने वाले लोग इतने ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, पर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए वो सभी 3000 ऑरेंस को किसी तरह से इकट्ठा करते हैं सो दैट वो रीमस नाम का विचर उस मॉन्स्टर को मार सके। खैर, हम यहाँ देखते हैं कि जिस लड़के पर उस मॉन्स्टर ने हमला किया था वो अपने जख्मों की वजह से मारा जाता है बिकॉज उसके जख्म बहुत ही गहरे थे। वेल, नेक्स्ट सीन में हम रीमस को उस मॉन्स्टर से लड़ते देख पाते हैं और हम यहाँ नोटिस करते हैं कि रीमस की आंखें काली थी, जिससे पता चलता है कि रीमस ने अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए कुछ पोशंस का इस्तेमाल किया था। पर इन सब के बावजूद भी वो मॉन्स्टर को नहीं मार पाता है और बदले में मारा जाता है। यहाँ सीन चेंज होकर कुछ दिन बाद गेरल्ट पर फोकस करता है जो एक सेक्स वर्कर के साथ था। वेल, वो औरत गेरल्ट को रीमस के बारे में बताती है और उसका कहना था कि रीमस को टेमेरिया के कुछ लोगों ने मिलकर 3000 ऑरेंस दिए थे सो दैट रीमस उस मॉन्स्टर को मार सके, पर बदले में वो पैसे लेकर ही भाग गया। वेल, ऐसा सभी को लग रहा था, पर हमें पता है कि रीमस मारा गया। खैर, हम यहाँ देखते हैं कि गेरल्ट के पास अब ज़्यादा पैसे नहीं बचे थे और जिस रूम में वो रह रहा था उसने उसका भी किराया नहीं दिया था। कुछ ही देर में वहाँ पे रूम का मालिक आता है जो अपना किराया मांगने आता है, पर पैसे ना होने की वजह से गेरल्ट को अपने घोड़े रोच को वहाँ पे गिरवी रखना पड़ता है और वो टेमेरिया की तरफ चला जाता है सो दैट वो उस मॉन्स्टर को मार के जो पैसे इकट्ठा करेगा उससे वो रोच को बचा लेगा। खैर, गेरल्ट टेमेरिया पहुंचता है जहां वो वहां के कुछ लोकल लोगों से मिलता है। वहां के लोग अपने राजा को पसंद नहीं करते थे बिकॉज वो ये सोच रहे थे कि वहां का राजा उस मॉन्स्टर को मारने के लिए कुछ नहीं कर रहा है और वो ये प्लान बना रहे थे कि उन्हें राजा को मार देना चाहिए। यहाँ हम ये भी समझते हैं कि वो विचर्स के बारे में ज़्यादा अच्छा नहीं सोचते हैं, मे बी बिकॉज उन्हें ये लगता है कि रीमस उनके पैसे लेकर भाग गया। यहाँ गेरल्ट का कहना था कि वो उस मॉन्स्टर को मार देगा और बदले में वो सिर्फ 1/3 पैसा ही लेगा। यहाँ हम समझ पाते हैं कि गेरल्ट को पैसे से ज़्यादा मतलब नहीं है, वो सिर्फ इतने पैसे इकट्ठा करना चाहता था जिससे वो अपने घोड़े रोच को बचा सके। यहाँ गेरल्ट सबसे कहता है कि वो एडवांस पेमेंट भी नहीं लेगा और वो मॉन्स्टर को मारने के बाद ही उनसे पैसे लेगा। वेल, इस बात को सुन सभी लोग राजी हो जाते हैं, पर इससे पहले कि कुछ हो पाता वहाँ राजा के कुछ सैनिक आते हैं। ये सभी सोल्जर्स लोगों को पकड़ लेते हैं बिकॉज वो राजा को मारने की प्लानिंग कर रहे थे और गेरल्ट को भी टेमेरिया से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ गेरल्ट को बाहर निकालने के लिए उसके साथ कुछ सिपाही भी गए थे, पर हम तभी देखते हैं कि वो अचानक से बेहोश हो जाते हैं। वेल, इन सभी को जादू की मदद से ट्रिस मैरीगोल्ड नाम की एक जादूगरनी ने सुला दिया था जो वहाँ के राजा की एडवाइजर भी है। ट्रिस गेरल्ट से कहती है कि वो उसे हायर करना चाहती है, पर मॉन्स्टर को मारने के लिए नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए।
उसका कहना था कि ये मॉन्स्टर 6 सालों से सभी को मार रहा है और ट्रिस को लगता है कि वो मॉन्स्टर असली में मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि वो तो कोई शापित इंसान है। ट्रिस बताती है कि ये मॉन्स्टर हर रात क्रिप्ट से बाहर निकल कर आता है। अब यहाँ क्रिप्ट्स वो जगह होती हैं जहाँ राजा रानियों को मरने के बाद दफनाया जाता है। वो बताती है कि उन्हीं क्रिप्ट्स में क्वीन एटा भी दफन है, जो वहाँ के करंट राजा की बहन थी। वेल, अफवाहों की माने तो वो ये बताती है कि क्वीन एटा का किसी आम इंसान से चक्कर था और वो मरने के पहले प्रेग्नेंट थी और क्वीन के बच्चे को किसी ने कभी नहीं देखा। यहाँ ट्रिस को लगता है कि वो मॉन्स्टर क्वीन का वही अभिशापित बच्चा है और अब ट्रिस चाहती है कि गेरल्ट उस मॉन्स्टर को अपने श्राप से मुक्त कर दे। यहाँ ट्रिस गेरल्ट को रीमस की बॉडी के पास ले जाती है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ट्रिस ने रीमस के मरने की बात बाकी लोगों को क्यों नहीं बताई। वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो इस बात को भी बता देती कि उस मॉन्स्टर ने एक विचर को भी मार दिया तो शायद उस शहर से सभी लोग चले जाते। यहाँ गेरल्ट रीमस की बॉडी को एग्जामिन करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी से हार्ट और लीवर गायब है और इस सब चीज़ से वो पता लगाता है कि वो मॉन्स्टर एक स्ट्रिगा है। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि स्ट्रिगा नेचुरली मॉन्स्टर्स नहीं होते हैं, इन्हें श्राप देने के बाद ही बनाया जा सकता है। गेरल्ट यहाँ अंदाजा लगाता है कि क्वीन एटा को किसी ने श्राप दिया होगा और वही श्राप उसके बच्चे पर भी लग गया। नाउ यहाँ सीन चेंज होकर येनिफर की टाइमलाइन पर फोकस करता है, जहाँ ईयर 1210 है। जी हाँ, एपिसोड 2 के कंपैरिजन में यहाँ 4 साल और बीत चुके हैं। हम यहाँ देखते हैं कि येनिफर और स्ट्रेड लवर्स बन चुके हैं और साथ ही साथ दोनों एक दूसरे पर जासूसी भी कर रहे थे। ये दोनों डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इनकी अब ट्रेनिंग खत्म होने वाली है और अब ये दोनों शायद ही मिल पाएं, बिकॉज स्ट्रेड रिसर्च करने के लिए रूइंस में जाने वाला था, जो कि एक तरीके की पुरानी इमारत है। वहीं येनिफर को एड्रिन भेजा जा रहा था। वेल, अब वक्त आ गया है कि हम ये जान लें कि टिस्सेया येनिफर को एरिटूजा क्यों लाई थी और वो उसको अब तक ट्रेन क्यों कर रही थी। तो इसका जवाब ये है कि जादूगर अपनी ट्रेनिंग पूरी करके किसी किंग या क्वीन का एडवाइजर बनते हैं। वो अपने जादू का अच्छा इस्तेमाल करते हैं और जब भी जरूरत पड़ती है तो वो अपनी एडवाइजेस किंग्स और क्वींस को देते हैं। येनिफर और बाकी सबकी ट्रेनिंग इसीलिए हो रही थी सो दैट वो किसी राजा या रानी को एडवाइस कर सकें। और हम यहाँ जान पाते हैं कि येनिफर को एड्रिन भेजा जा रहा था। एड्रिन वही जगह थी जहाँ येनिफर रहा करती थी। वेल, येनिफर की ट्रेनिंग खत्म होती है और हम ये जान पाते हैं कि किसी जादूगर की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो जैसा चाहे वैसा दिख सकता है और अब येनिफर के पास ये मौका था कि वो अपनी बॉडी को चेंज कर सकती थी। वो अपने आप को खूबसूरत बना सकती थी और अपने अंदर कोई भी कमी को हटा सकती थी। खैर, वो टाइम आ जाता है जब येनिफर अपने आप को परफेक्ट बना सकती थी, पर उसके दिमाग में अभी कोई भी आइडिया नहीं था कि वो कैसा दिखना चाहती है। इस पर टिस्सेया येनिफर से कहती है कि वो अपने आंखों को बंद करे और सबसे पावरफुल जादूगरनी को इमेजिन करे और आंखें खोलने के बाद येनिफर अपनी ही शक्ल को उस मिरर में देखती है, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि सबसे पावरफुल जादूगरनी येनिफर है। सीन चेंज होकर गैरल्ट की टाइमलाइन पर फोकस करता है, जो टिमेरिया शहर में था। यहाँ ट्रिस गैरल्ट को टिमेरिया के राजा किंग फॉल्टिस के पास ले जाती है, जहाँ वो राजा से कहती है कि उन्हें उस मॉन्स्टर के बारे में पता चल गया है और वो मॉन्स्टर एक स्ट्रेगा है। ट्रिस सारी बातें किंग को बताती है और कहती है कि उन्हें रानी एटा का सामान चेक करना होगा सो दैट वो ये पता लगा सकें कि रानी को श्राप किसने दिया। वेल, इन सब बातों से किंग नाराज हो जाता है और वो सभी को वहां से बाहर जाने को बोलता है। सभी एक एक करके बाहर जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर गैरल्ट दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है। वो किंग फॉल्टस से अकेले में बात करना चाहता था, जहां वो किंग से कहता है कि उसे पता चल गया है कि किंग उस मॉन्स्टर को क्यों नहीं मरवाना चाहता। यहाँ गैरल्ट का कहना था कि वो मॉन्स्टर किंग का ही बच्चा है, क्योंकि किंग ने कभी शादी नहीं करी और उसने अपनी बहन के साथ ही सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाए थे। इस बात पर किंग फॉल्टस नाराज हो जाता है और गैरल्ट से शहर छोड़कर जाने को कह देता है। यहाँ सीन चेंज होकर येनिफर की टाइमलाइन पर फोकस करता है, जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्रदरहुड ऑफ सॉर्सरर्स की मीटिंग चल रही थी। वेल, यहाँ ब्रदरहुड ऑफ सॉर्सरर्स एक ऐसा ग्रुप है जो इस कॉन्टिनेंट पे हो रहे सारे जादू पर नजर रखते हैं। इस ग्रुप के अंदर भी 2 डिविजन्स हैं, जिसमें पहला है द चैप्टर ऑफ द गिफ्ट एंड द आर्ट और दूसरा है काउंसिल ऑफ विजर्ड्स। यहाँ चैप्टर्स का काम हर तरीके के जादू पर नज़र रखने का होता है, वहीं काउंसिल ऑफ विजर्ड्स का काम जादू पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करना होता है।
यहाँ मैं आपको बता दूं कि येनिफर को चैप्टर के लिए ट्रेन किया जा रहा था, वहीं इस्ट्रेड को काउंसिल ऑफ विजर्ड्स के लिए। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि टिस्सेया चैप्टर की डिवीजन में है, वहीं स्ट्रेगोबॉर काउंसिल ऑफ विजर्ड्स की डिवीजन में है। खैर, यहाँ पर सभी लोग मीटिंग कर रहे थे, जहाँ ये लोग कॉन्टिनेंट के सारे किंगडम्स की बात कर रहे थे कि कहाँ क्या चल रहा है। टिस्सेया सभी से बताती है कि सिंट्रा मेजिस को लेने के लिए तैयार नहीं है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि सिंस ब्रदरहुड ऑफ सॉर्सरर्स सभी किंगडम्स को एक मेज यानी जादूगर देते हैं, पर सिंट्रा के राजा किसी मेज को लेने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ आपका जानना जरूरी है कि ये साल 1210 है और यहाँ अभी क्वीन केलांथे छोटी बच्ची है और इस वक्त सिंट्रा पर उसके फादर रूल कर रहे हैं, जो किसी भी जादूगर की हेल्प नहीं लेना चाहते, पर इंस्टेड वो ड्रुइड्स को प्रेफर करते हैं। अब यहाँ ड्रुइड्स को स्कॉलर ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये बाकियों को हील करते हैं। इनको नेचर की बहुत अच्छी समझ होती है और इनको भी थोड़ा बहुत जादू आता है और ये जानवरों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इन्हें हीलर्स भी कहा जाता है बिकॉज ये किसी के भी घाव को ठीक कर देते हैं। अगर जंगल में किसी जानवर को चोट लग गई है तो यही उन्हें ठीक करते हैं। यहाँ हमने सेंट्रा में माउससैक को देखा था, जो कि एक ड्रुइड है। इन लोगों की आगे की बात जानने के लिए हमें इस कॉन्टिनेंट के बारे में जानना जरूरी है, बिकॉज ये लोग यहाँ किंगडम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस कॉन्टिनेंट में बहुत से किंगडम्स हैं, जैसे टिमेरिया, विजिमा, सिंट्रा, एड्रन, निल्फगार्ड, रिव्या, केडविन एंड सो ऑन। वेल, वरी नॉट, मैं इन किंगडम्स पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बिकॉज दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, सो सब्सक्राइब फॉर दैट। खैर, ये लोग इन सभी किंगडम में से 3 किंगडम्स के बारे में बात कर रहे थे, जो हैं सिंट्रा, एड्रन और निल्फगार्ड। यहाँ मीटिंग में सभी बात करते हैं कि निल्फगार्ड का राजा बहुत ही अय्याश है। वो अपनी दौलत को ऐसे ही उड़ा रहा है और उसे अपनी प्रजा के बारे में कोई चिंता नहीं है। इस पर टिस्सेया कहती है कि उसने निल्फगार्ड के लिए फ्रिंजेला को अपॉइंट किया है, जो राजा के एडवाइजर बनकर सिचुएशन को कंट्रोल कर लेगी। पर इतने में स्ट्रेगोबॉर कहता है कि फ्रिंजेला इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है और उसे जो कहा जाता है वो सिर्फ वही करती है और शायद वो निल्फगार्ड की सिचुएशन को हैंडल ना कर पाए। वो निल्फगार्ड के लिए येनिफर का नाम लेता है, जिस पर टिस्सेया कहती है कि येनिफर को एड्रिन के लिए चुना गया है, क्योंकि एड्रिन के राजा को वही इमेज चाहिए जो एड्रिन की रहने वाली हो, और हमें पता है कि येनिफर वेंगरबर्ग से है, जो एड्रिन में ही है। खैर, यहाँ स्ट्रेगोबॉर का कहना था कि सिंट्रा और एड्रिन ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं और अगर सिंट्रा को पता चलेगा कि एड्रिन के पास एक ऐसी इमेज है जो हाफ एल्फ है, तो वो एड्रिन से अपना ट्रेड खत्म कर सकते हैं, क्योंकि सिंट्रा के रूलर्स को एल्व्स पसंद नहीं हैं। और हमने सेकेंड एपिसोड में ही देखा था कि येनिफर ने इस्ट्रिड से बताया था कि वो हाफ एल्फ है और इस्ट्रिड ने ये बात स्ट्रेगोबॉर से बताई थी। इन्हीं सब बातों को समझते हुए ब्रदरहुड ये डिसाइड करता है कि येनिफर को निल्फगार्ड भेजा जाएगा और फ्रिंजेला को एड्रिन। नाउ इस बारे में जब येनिफर को पता चलता है तो वो टिस्सेया से बात करने जाती है, जहां वो टिस्सेया को कन्फ्रंट करती है कि वो इस सब को रोक नहीं पाई। इस पर टिस्सेया येनिफर को बताती है कि स्ट्रेगोबॉर ने सभी से येनिफर के हाफ एल्फ होने की बात बता दी, जिसकी वजह से ये डिसीजन लिया गया। अब यहाँ येनिफर समझ जाती है कि स्ट्रेगोबॉर को उसके हाफ एल्फ होने की बात इस्ट्रेड ने बताई होगी, बिकॉज येनिफर ने उसे ही ये बात बताई थी, और सिंस इस्ट्रेड काउंसिल ऑफ विजर्ड्स के लिए ट्रेन हो रहा था और उसका ट्रेनर स्ट्रेगोबॉर था, तो उसने ही ये बात स्ट्रेगोबॉर से बताई होगी। यहाँ सीन चेंज होकर गेरल्ट की टाइमलाइन पर फोकस करता है, जहाँ गेरल्ट को राजा ने टिमेरिया से जाने को कह दिया था, पर वो उस बात को इग्नोर कर एक पुराने महल में जाता है जहाँ अंदर क्रिप्ट्स थे, और उन्हीं क्रिप्ट्स में से वो स्ट्रेगा रात को बाहर आती थी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेगा फीमेल्स ही होती हैं। खैर, यहाँ गेरल्ट को ट्रिस भी ज्वाइन करती है, जहाँ ये दोनों क्वीन एडा का सामान चेक करते हैं। यहाँ गेरल्ट को एक स्मेल महसूस होती है जो राजा के एडवाइजर ऑस्ट्रिड की थी। यहाँ इन लोगों को क्वीन एडा की माँ के लिखे हुए लेटर्स मिलते हैं, जिसमें क्वीन एडा और उसके भाई किंग फॉल्टस के रिलेशन को रोकने की बात लिखी थी। और अब हम यहाँ कंफर्म कर सकते हैं कि इन भाई बहन में सेक्सुअल रिलेशंस थे और वो स्ट्रेगा भी उनकी ही बेटी है, जो किसी तरह कर्स्ड है। खैर, ये दोनों इसके बाद राजा के एडवाइजर ऑस्ट्रिड के पास जाते हैं, बिकॉज महल में गेरल्ट को उसकी स्मेल मिली थी। यहाँ गेरल्ट ऑस्ट्रिड को डराता है, तो ऑस्ट्रिड बताता है कि क्वीन एटा का अफेयर ऑस्ट्रिड से भी था और किंग फॉल्टस से भी। ऑस्ट्रिड को ये बात अच्छी नहीं लगती थी और इसीलिए उसने किंग फॉल्टस को श्राप दिया, जो राजा को तो नहीं लगा पर क्वीन की बेटी को लग गया, और इसी की वजह से क्वीन एटा भी मारी गई।
यहाँ गेरल्ट ऑस्ट्रिच से पूछता है कि श्राप को कैसे ख़त्म किया जा सकता है और ऑस्ट्रिच कुछ नहीं बताता है, जिस पर गेरल्ट उसे मार के बेहोश कर देता है। यहाँ सीन चेंज होकर येनिफर के टाइमलाइन पर फोकस करता है, जहाँ मेजिस की सेरेमनी चल रही होती है। यहाँ न्यूली ट्रेन्ड मेजेस अपनी अपनी ओथ्स ले रही होती हैं। यहाँ एस्ट्रेड नोटिस करता है कि येनिफर उस सेरेमनी में नहीं है और वो येनिफर को ढूंढते हुए येनिफर के पास पहुंचता है, जहां वो देखता है कि येनिफर एक नकली सर्टिफिकेट बना रही है जिसमें वो ये लिख रही थी कि उसका असली बाप वही है जिसने उसे पाला है, सो दैट उसे एड्रियन भेजा जा सके। यहाँ एस्ट्रेड येनिफर से बात करता है, पर येनिफर एस्ट्रेड से नाराज थी बिकॉज उसने उसके हाफ एल्फ वाली बात स्ट्रेगोबॉर को बता दी थी, जिस वजह से वो एड्रियन नहीं जा पाई और इन्हीं सब आर्ग्यूमेंट्स में इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप के बाद येनिफर उस जादूगर के पास जाती है जो उसे ठीक करने वाला था। यहाँ येनिफर अपनी लुक्स को चेंज करने का ठान लेती है। यहाँ वो जादूगर येनिफर से कहता है कि इस काम में थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज उसे कुछ दवाइयाँ बनानी हैं जो येनिफर को बेहोश करने में काम आएंगी। पर यहाँ येनिफर कहती है कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और वो ये सर्जरी बिना एनेस्थीसिया के करवा लेगी। इसके बाद बहुत ही पेनफुल दिखने वाली सर्जरी शुरू हो जाती है जो येनिफर को चेंज कर देती है, बट बदले में येनिफर अब कभी भी माँ नहीं बन पाएगी क्योंकि ब्यूटी कम्स विद अ कॉस्ट, और वो कॉस्ट थी उसकी वूम्ब। वो जादूगर येनिफर के बच्चेदानी को निकाल कर अलग कर देता है और सर्जरी पूरी हो जाती है। नाउ सीन चेंज होकर सेरेमनी पर फोकस करता है जहां ग्रेजुएट हुए मेजेस अपने रिस्पेक्टिव किंग्स के साथ थे। यहाँ हम छोटे किंग फॉल्टस और उसकी बहन एडा को भी देखते हैं, जहां फॉल्टस एडा को रोमांटिकली छूता है। समझ लीजिए यहीं से इनके रिलेशन की स्टार्टिंग हुई होगी। नाउ कीप इन माइंड कि ये साल 1210 है जहां फॉल्टस और एडा अभी छोटे हैं, पर 1243 की टाइमलाइन में एडा मर चुकी है और किंग फॉल्टस बड़ा होकर राजा बन चुका है। खैर हम यहाँ येनिफर को आते देख पाते हैं जो अपनी न्यू बॉडी में थी और वो ब्यूटीफुल दिख रही थी। येनिफर एड्रियन के राजा विरफोडिल से मिलती है जहाँ राजा येनिफर की ब्यूटी से बहुत इम्प्रेस लग रहा था। येनिफर कहती है कि वो वेंगाबर्ग से है और इतने में ही राजा येनिफर को अपनी मेट चुन लेता है बिकॉज उसे एड्रियन की ही मेट चाहिए थी। अब यहाँ ब्रदरहुड राजा को मना भी नहीं कर सकते थे और इसीलिए येनिफर को एड्रियन के लिए चुना जाता है और फिंजला को निल्फगार्ड के लिए। नाउ सीन दोबारा से गेरल्ट की टाइमलाइन पर फोकस करता है जहाँ गेरल्ट उस पुराने महल में था। वो क्वीन एडा की बेटी को बचाना चाहता था। हम यहाँ देखते हैं कि गेरल्ट ने ऑस्ट्रिच को बेड के साथ बांध रखा था। वो ऑस्ट्रिच से पूछता है कि श्राप को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, पर वो इसका जवाब नहीं देता है और थोड़ी ही देर में ऑस्ट्रिच को रियलाइज़ होता है कि अगर वो इन सब का जवाब नहीं देगा तो उसे मरने के लिए वहाँ छोड़ दिया जाएगा। इस पर ऑस्ट्रिच गेरल्ट को बताता है कि श्राप देने के लिए वो एक मेज से मिला जिसने उसे श्राप के लिए एक रिचुअल बताया जिसे ऑस्ट्रिच ने पूरा किया। वो बताता है कि उसने एक बकरी की बलि दी और वो उसके खून से नहाया। उसने ये सब रात को शुरू किया और सुबह तक करता रहा और वो तब रुका जब मुर्गे ने 3 बार क्रो किया। इसे सुन गेरल्ट समझ जाता है कि वो रिचुअल क्या था और गेरल्ट समझता है कि उसे स्ट्रिगा से पूरी रात लड़ना पड़ेगा और सुबह होने पर स्ट्रिगा को क्रिप्ट में वापस जाने से रोकना होगा, तभी श्राप खत्म होगा। जल्दी ही रात हो जाती है और गेरल्ट अपना मैजिक पोशन पीता है बिकॉज उसे पूरी रात लड़ना था। खैर द फाइट बिगिंस एंड पेनफुल लड़ाई के बाद गेरल्ट उस स्ट्रिगा को वापस कॉफिन में जाने से रोक लेता है। वो खुद ही उस कॉफिन में चला जाता है और कॉफिन को जादू की मदद से अंदर से बंद कर लेता है और एज अ रिजल्ट सनलाइट पड़ने की वजह से वो स्ट्रिगा एक लड़की में चेंज हो जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ गेरल्ट काफ़ी जख्मी हो गया था और नेक्स्ट सीन में हम ट्रिस को देखते हैं जो गेरल्ट के जख्मों को ठीक कर देती है और गेरल्ट होश में आ जाता है। यहाँ सीन चेंज होकर 1263 में सीरी की टाइमलाइन पर फोकस करता है जहाँ हम सीरी को एक जंगल की तरफ जाते देख पाते हैं बिकॉज उसे कुछ विस्पर्स सुनाई दे रहे थे और वो उसी की तरफ खिंची चली जा रही थी। सीरी यहाँ ब्रोकेलॉन नाम के जंगल की तरफ जा रही थी जहाँ ड्राइड्स रहते हैं। अब यहाँ ड्राइड्स कौन होते हैं वो तो हमें एपिसोड 4 में ही पता चलेगा, सो सब्सक्राइब नाउ। यहाँ डारा सीरी को बुलाता है पर हम समझ पाते हैं कि सीरी यहाँ किसी इंचांटमेंट के अंडर है और वो डारा को इग्नोर कर रही थी। नोट करने वाली बात यह है कि डारा को कोई विस्पर्स नहीं सुनाई देती हैं, पर एपिसोड के लास्ट सीन में हम देख पाते हैं कि सीरी जंगल में चली जाती है और डारा को एक तीर लगता है। एपिसोड 3 यहीं खत्म हो जाता है। सो आई होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। अगर आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें सो दैट इस चैनल की रीच बढ़ सके। तब तक के लिए टेक केयर।